नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदित्य चिंत। हमारे साथ है अनुपम सिंह जी जो टीएफआई से हैं, फ्रस्ट्रेटेड इंडियन से, जो हमको बताएंगे कि साहब ये झारखंड के अंदर जो इतना इतना मतलब अभी इलेक्शन फीवर चल रहा है, इसका क्या एंड गेम है और क्या बीजेपी के जीतने की संभावना कितनी है। जीत तो रहे हैं, अभी तक तो ये पता चल रहा है, लेकिन कितनी संभावना है और कितने हद से जीतेंगे ये पता करते हैं, और क्या क्या नैरेटिव जमीन पे हैं उसके बारे में बात करते हैं। नमस्कार जी, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला मेरे लिए। नमस्कार। जी, झारखंड पर जैसे आपने मतलब पहले तो यही शुरू कर लेते हैं कि 2 चरणों में झारखंड में जैसे महाराष्ट्र जैसा जो बड़ा राज्य है, तो वहाँ जी। पे 1 चरण में चुनाव करा लिया गया और झारखंड जो कि महाराष्ट्र से छोटा है, वहाँ पे 2 चरण में चुनाव कराया गया। तो अपने आप में एक ये भी है बताता है राज्य के बारे में, जो राज्य की स्थिति क्या है, वहाँ की परिस्थिति क्या है, इस बारे में बहुत कुछ बता देता है। जी। क्योंकि झारखंड जो है वो एक नक्सल प्रभावित इलाका रहा है और नक्सल प्रभावित के अलावा भी वहाँ बहुत सारे गाँव ऐसे हैं, जहाँ पे अपनी सरकार चलती थी उन लोगों की, या फिर नक्सलियों की कह लीजिए, या फिर हर वर्ग में जो वो कट्टरपंथी समूह एक तरह से कह लीजिए, या फिर उनकी अपनी चरकी चलती थी, जहाँ पर पुलिस भी जाती थी, तो पुलिस को संविधान पढ़ के सुनाया जाता था। एक ज़माना वो भी था कि हमारे संविधान के हिसाब से आपको ये करना पड़ेगा, ऐसे-ऐसे कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए, गाँव से किसको निकालना है, क्या करना है, तो ये चीज़ें अभी भी बहुत हद तक है। तो इसमें अब समस्या क्या हो जाती है कि भाजपा का जो नैरेटिव है एक तरीके से, कि बांग्लादेशी घुसपैठियों वाला, क्योंकि हिमंता बिस्वा शर्मा को जब से लगाया गया झारखंड में, तभी हुँ। ये साफ हो गया था कि भाजपा किस मुद्दे को लेकर जाने वाली है। उन्हें चुनाव का प्रभारी बनाया गया और असम में अगर किसी नेता के पास सबसे ज़्यादा अनुभव है घुसपैठ और इन चीज़ों से निपटने का, तो वो योगी आदित्यनाथ भी नहीं है, वो मोहन यादव भी नहीं है, वो हिमंता बिस्वा शर्मा है, क्योंकि उनका राज्य जो है वो इस चीज़ से पीड़ित रहा है और उनके सेम राज्य का हालत में। एक जी, और उनके राज्य का एक इलाका जो है, वो समझ लीजिए कि बहुत बर्बाद एक तरीके से उनके ही क कब्ज़े में है और सरकार के नियंत्रण से भी बाहर था। तो वहाँ हुँ। बहुत सारे काम उन्होंने किए और बहुत सारे बाकी हैं, इसमें अभी कई साल लगेंगे। तो हिमंता बिस्वा शर्मा जो है वो चुनाव प्रभारी के रूप में झारखंड में कमान सँभालते हैं भाजपा की, और उसके बाद वो पूरे के पूरे चुनावी रुख को, भाजपा के रुख को बांग्लादेशी घुसपैठियों की तरफ जोड़ते हैं, क्योंकि वहाँ उन्होंने कुछ जगहों का दौरा किया। वो जमाई टोला वाला तो आपने सुना ही होगा। वहाँ होता क्या है कि बांग्लादेश से जो घुसपैठिए आते हैं, तो सबसे पहले उन्हें 2 चीज़ें चाहिए। एक तो रहने के लिए ज़मीन चाहिए और घर चाहिए, और दूसरा उन्हें अगर टिकना है वहाँ पे, तो उनका एक बड़ा लक्ष्य भी होता है कि भारत को वो जो इस्लामी मुल्क बनाने का लक्ष्य है, तो वो छोटा से छोटा जो पार्टी है वो भी लेके चलता है इस लक्ष्य को। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए सबसे पहले आपको अपने वार्ड की राजनीति पे कब्ज़ा करना होगा, फिर गाँव की राजनीति पे, और फिर लोग तो बैठे हुए हैं जो राज्य से लेकर केंद्र तक की राजनीति पर कब्ज़ा करने के लिए यहाँ पर। तो वो लोग क्या कहते हैं, जनजातीय समाज की जो लड़कियाँ हैं, जो बेटियाँ हैं, उनको टारगेट करते हैं। उनसे विवाह कर लेते हैं, निकाह कर लेते हैं, कह लीजिए, हुँ। विवाह नहीं, हुँ। निकाह कर हुँ। लेते हैं। इससे होता क्या है कि उसके बाद वो जो ज़मीनें जनजातीय समाज के अलावा कोई और नहीं खरीद सकता है, उन ज़मीनों को भी वो खरीदने के योग्य हो जाते हैं, या अपनी बीवी के नाम पर है, वो खरीदते हैं। और फिर उसके बाद ये अपने लोगों को लाकर बसाते हैं। या इन्होंने वार्ड का चुनाव लड़ा, मान लीजिए वार्ड में जीत गए, तो एक छोटा-सा वार्ड पार्षद भी है, उसकी भी जो है प्रखंड दफ्तर में कुछ न कुछ चलती है, एटलीस्ट इतनी तो चलती ही है कि वो अपने लिए और अपने लोगों के लिए 2-4 दस्तावेज़ बनवा सके, पहचान पत्र बनवा सके, ये सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे करते-करते झारखंड में ऐसे कई टोले बस गए, जो गाँव को भी एक हुँ। कई हिस्सों में बाँटा जा सकता है, तो जो लोग बिहार झारखंड के वो टोला समझते हैं। तो उन टोलों को जमाई टोला कहा जाने लगा, और ये जमाई कहाँ के थे, तो बांग्लादेश के। तो सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने इन इलाकों का दौरा किया और उन्हें लगा कि इस समस्या को उठाया जा सकता है। लेकिन हुँ। अब इसमें पेंच कहाँ था? पेंच ये था कि झारखंड में समस्या ये है कि जो धर्मांतरित हो गए हैं, एक सिर्फ़ एक फ्रंट पे ही समस्या नहीं है, वहाँ पे इस्लामी धर्मांतरण की भी समस्या है और ईसाई जी। धर्मांतरण की भी समस्या है। बहुत। हुँ। ईसाई धर्मांतरण की सबसे बड़ी समस्या ये है कि सामने वाले का नाम सुनकर आपको पता नहीं चल पाएगा, वो अनुपम के सिंह भी हो सकता है। वो उसका हाँ। नाम आदित्य भी हो सकता है, आदि भी हो कुछ भी हो सकता है उसका नाम, आपको उसका सरनेम जो रहेगा वो कहीं छिपा रहेगा,
उसमें जॉन-वॉन वगैरह कुछ भी जोड़ लेते हैं और वो किसी को पता नहीं चलेगा कि आखिर ये आदिवासी ये हिंदू हैं या फिर ईसाई हैं। तो इनको जो है ट्रेस करना ये बड़ा मुश्किल था। तो इन्होंने हिमंता बिस्वा शर्मा ने टारगेट किया ऐसे इलाकों को जहाँ पर ये घुसपैठ की जो समस्या है वो सही में है और वहाँ के लोगों को समझाने का प्रयास किया गया। अब इसमें 2 लोग हैं, एक जो है वो धर्मांतरित हो चुके हैं, तो उन्हें कोई हुँ, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। वो क कहावत है ना कि नया-नया मुल्ला ज़्यादा प्याज़ खाता है। तो हुँ, उनको जब तक खुद धक्का नहीं लगेगा, जब तक भूखे नहीं मरेंगे, तब तक उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तब तक वो वहीं पे रहेंगे। दूसरा, वो इतने अशिक्षित लोग हैं या फिर कह लीजिए अशिक्षित ना कहें अगर हम उनको कह लें कि समाज से कट चुके हैं, इनमें उनका कोई दोष नहीं है, बहुत बेहद ही गरीब लोग हैं, जिन्हें पता ही नहीं रहा कि ये चल क्या रहा है, ये चीज़ें हैं क्या, ये साजिश क्या है, ये घुसपैठिए बांग्लादेश से आ रहे हैं, ये कैसे हमारे लिए समस्या है, ये सारी चीज़ें। तो हुँ, उन्हें भी हुँ, इनसे फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब आपके पास उपाय बच जाता है कि बीच में जो थोड़े जागरूक लोग हैं, उनको टारगेट किया जाए और उनको फिर भेजा जाए समझाने के लिए जो गरीब लोग हैं, उन्हें कि आप देखिए क्या-क्या बात है, क्या नहीं है। तो जैसे आप देख रहे होंगे अभी अर्चना तिवारी से लेकर सुभी विश्वकर्मा बहुत सारी जो महिला पत्रकार हैं, वो रिपोर्टिंग कर रही हैं वहाँ पर झारखंड में विभिन्न जो वहाँ पे टोले हैं, जो गाँव हैं, वहाँ पे घुसकर। तो मैं जो ऑब्ज़र्व अब तक कर पा रहा हूँ उसमें यही झारखंड में निकल के आ रहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ जो है वो आक्रोश है और जो जनजातीय समाज है वो मतलब समय वो तो किसी को भी हस्तक्षेप मानते हैं, वो तो सरकार का कोई रेंजर भी फॉरेस्ट में पहुँच जाए तो उसको भी हस्तक्षेप मानते हैं वो लोग कि जल, जंगल, ज़मीन जो उनका नारा रहा है शुरू से, हुँ, आज से हुँ, नहीं आज़ादी के समय से ही रहा है। जो आप फ़िल्म देख लीजिए जो आरआरआर आई थी ये इनकी एसएस राजामौली की, तो उसमें तो उस समय से जनजातीय समाज का एक ही रहा है कि हाँ, जल, जंगल, ज़मीन जो है वो हमारा है। इसीलिए उनकी सुरक्षा के लिए सरकार ने जो है वो तमाम नीतियाँ बनाई, तमाम योजनाएँ बनाई। अब उसी चीज़ को भाजपा फिर से लेकर जा रही है, लेकिन इसमें समस्या ये है कि जो हेमंत सोरेन हैं, वो खुद जनजातीय समाज से आते हैं। जी। मैं अभी थोड़ा आज के मतदान पर भी आऊँगा, थोड़ा-सा मैं परिप्रेक्ष्य बताते नहीं, हुए। नहीं, बढ़िया सर। तो हेमंत सोरेन खुद जनजातीय समाज से आते हैं, उनके पिता जो हैं शिबू सोरेन उनको दिसोम गुरु कहा जाता है और उन्हें जनजातीय समाज ने ही कभी एक गुरु के रूप में देखा, गुरु के रूप में जो है दर्जा दिया और दाढ़ी-वाढ़ी भी उसी टाइप की रखते ही हैं। तो उनकी जो छवि है जनजातीय समाज में, उसको कैसे हटाया जाए और बताया जाए कि हेमंत सोरेन जो हैं वो भ्रष्टाचार में जेल जा चुके हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव में जब भाजपा ने हेमंत लोग कहते हैं कि इसके खिलाफ मामला है तो गिरफ्तार करो, बीजेपी को कहा जाता है कि इसको गिरफ्तार करो, उसको गिरफ्तार करो, इसको गिरफ्तार करो, क्यों आरोप सिर्फ क्यों लगा रहे हो? तो अब मैं बताता हूँ गिरफ्तार करने का एक घाटा भी हो जाता है। हेमंत सिम्पैथी सोरेन जो है उनके खिलाफ मामला खुलता है, वो गिरफ्तार किए जाते हैं, जेल जाते हैं और सहानुभूति वोट जो है लोकसभा चुनाव में उन्हें मिलता है और झारखंड में जो है वो कांग्रेस और झामुमो बढ़त में आ जाती है। राजद भी है लालू यादव की वो भी एक ताकत है झारखंड में, इनके साथ गठबंधन में रहती है। क्योंकि जब कांग्रेस और जेएमएम के बीच किसी प्रकार की कोई तना-तनी होती है, तो उस समय लालू यादव को ही बुलाया जाता है या उनके ही फ़ोन से जो है सो कि बातें बनती हैं क्योंकि उनकी बात जो है वो दोनों तरफ सुनी में से जाती कोई है। नहीं काट हुँ, सकता है। हुँ। वही लालू यादव जो कभी कहते थे कि झारखंड मेरी लाश पे बनेगा। तो सोचिए झारखंड के नेता उनकी भी बात मानते हैं जो उस गुट के हैं। तो हेमंत सोरेन भ्रष्टाचारी है, ये चीज़ समझाने के लिए भाजपा को जो है वो काफ़ी मशक्कत जो है करनी पड़ रही है। और एक और समस्या ये थी कि पिछली बार झारखंड ने में भाजपा ने 5 साल जो सरकार चलाई, रघुबर दास सीएम रहे, उनके खिलाफ जो एनकी एंटी इनकम्बेंसी थी वो अभी तक है। रघुबर दास ने ऐसी सरकार चलाई थी 5 साल समझ ली। उन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए थे, कुछ कानून भी बनाए थे अच्छे, लेकिन उनकी जो छवि थी, उनकी जो व्यक्तिगत छवि थी, वो एकदम से भाजपा के खिलाफ चली गई। यही कारण है कि चुनाव से कुछ महीने पहले उन्हें राजभवन भेजना पड़ा। लेकिन यहाँ तक भी कहा गया कि उड़ीसा के राजभवन से भी झारखंड को लेकर कुछ फैसले होते हैं। लेकिन यहाँ पर भाजपा ने एक कमाल की चाल चली जो सारा रुख बदलने वाला एक तरीके से आप समझ लीजिए कि वो हो सकता है, वो था कि बाबूलाल मरांडी को प्रदेश हुँ, अध्यक्ष का पद देकर लाना। क्योंकि बाबूलाल मरांडी की जो छवि है, आप भाजपा के किसी भी कार्यकर्ता से जब आप झारखंड में बात करेंगे, तो आप देखेंगे कि वो साधारण कार्यकर्ताओं से भी मिलते-जुलते हैं। बहुत मिलनसार हैं, उन्होंने अपने सामने अपने बेटे को खोया है,
तो वो हर चीज़ का दर्द जो है वो भी समझते हैं और सामाजिक व्यक्ति हैं काफ़ी। और यही कारण है कि और झारखंड के पहले सीएम रहे तब से लेके अब तक उनका झारखंड में प्रभाव है। तो भाजपा ने जनजातीय समाज को एकजुट करने के लिए, अपने लिए गोलबंद करने के लिए जो काम अर्जुन मुंडा हुए या फिर चंपई सोरेन हुए, इनका अपने-अपने क्षेत्रों में प्रभाव है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन अगर पैन झारखंड की बात की जाए तो वो चेहरा बाबूलाल मरांडी हैं और उनको पेश किया गया और बहुत हद तक मुख्यमंत्री भी बाबूलाल मरांडी ही बनेंगे अगर भाजपा जीतती है तो। क्योंकि इस बार जो है भाजपा वो गैर आदिवासी या गैर जनजातीय, मैं कहता हूँ आदिवासी को, तो गैर जनजातीय सीएम देने का रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेगी। क्योंकि भाजपा को भी अब पता है कि जैसे द्रौपदी मुर्मू को, वो जनजातीय समाज की महिला हैं, उन्हें राष्ट्रपति बनाया गया। तो भाजपा को भी ये बात ये चीज़ भी भाजपा लोगों के बीच लेकर जा रही है कि हमने ही जो है जनजातीय राष्ट्रपति जो है वो आपको दिया है। तो ये चीज़ जनजातीय समाज के बीच भाजपा लगातार लेकर जा रही है और भाजपा का अगर आप देखें तो 2019 के बाद से ही लगातार ये रहा है लक्ष्य कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटरों को अपने साइड जोड़ो। ज़्यादा जी। से ज़्यादा नागरिकों को जोड़ो, मतदाताओं को, क्योंकि कोई भी पार्टी अगर उसे आगे बढ़ना है, तो उसे जोड़ना सीखना होगा। तो मतलब खुद का जो, क्योंकि जो पहले से है वो कुछ न कुछ मात्रा में टूट कर जाते रहते हैं, तो उसकी भरपाई आप कहाँ से करेंगे? तो यही कारण है कि बीच में पासमानदा वाला ट्रिक कभी आज़माया जाता है, तो कभी कुछ आज़माया जाता है। तो अलग-अलग वर्ग को एक एक्सपेरिमेंट भी होता है कि हो सकता है 2-3 चुनाव में वो अगर एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, तो फिर नहीं जाएँगे उसकी तरफ। तो जनजातीय समाज को भी भाजपा एक बड़े वोट बैंक के रूप में देख रही है और ये झारखंड जीत का असर जो है वो सीधा का सीधा पश्चिम बंगाल में होगा। जहाँ पर जनजातीय समाज पश्चिम बंगाल में वो वहाँ पर 10% हैं और वहाँ पे वो इधर-उधर मतदान का रुख करने की क्षमता रखते हैं। तो और झारखंड और इसीलिए झारखंड जीतना भाजपा के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से फिर जनजातीय नेताओं को, कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज़ किया जाएगा पश्चिम बंगाल में। तो ये समझ लीजिए ये पूरा का पूरा भाजपा का जो है वो प्लान है जनजातीय समाज को अपनी साइड करने का। अब मैं आता हूँ जैसे आज के मतदान पर, तो पहले चरण का जो मतदान था वो भाजपा के पक्ष में नहीं रहा था। पहले चरण के मतदान में बीजेपी जो है वो पीछे थोड़ी चली गई थी या फिर कांटे की टक्कर रही होगी। अब हुँ, दूसरे चरण का जो मतदान है झारखंड में एक रीजन है कोल्हान करके। कुल्हान, हाँ जी। कोल्हान क्षेत्र में मात्र आपको सीटें बहुत कम हैं उसमें, मतलब समझ लीजिए 1 दर्जन से कुछ ही अधिक सीटें हैं। लेकिन कोल्हान रीजन में जो है, वहाँ सारे बड़े नेता जो हैं, चाहे वो अर्जुन मुंडा हों, चाहे वो बाबूलाल मरांडी हों, चाहे वो चंपई सोरेन हों, चाहे वो रघुबर दास हों, इन सब की किस्मत जो है 5 मुख्यमंत्रियों के एक तरह से समझ लीजिए किस्मत जो है वो कोल्हान क्षेत्र से होकर ही जाती है और रांची का रास्ता भी जो है वो कोल्हान से होकर ही जाता है। भले सीटें बाकी जगह ज़्यादा हों, क्योंकि यहाँ जो प्रभावशाली लोग लड़ रहे होते हैं, उनकी जीत और हार पे निश्चित ये निर्भर करता है कि उनके जिन लोगों को टिकट मिला है बाहर वो जीत रहे हैं कि हार रहे हैं। तो इस बार चंपई सोरेन को लाने से चंपई सोरेन जो हैं वो उनके बेटे की जो सीट है वो थोड़ी-सी कठिन सीट है। तो वहाँ पे भी मुकाबला जो है वो काँटे का है। तो पहले चरण में मुकाबला भले ही काँटे का था, इस चरण में दूसरे चरण में जहाँ महाराष्ट्र के भी चुनाव साथ में हो रहे हैं और इधर झारखंड में भी हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपको भाजपा जो है वो बढ़त में दिख रही है और ओके। यहाँ पे मतलब हो सकता है कि सरकार बनाने में दो जो मतपेटी खुलेगी तो दूसरे चरण का ही जो है वो काम आएगा। जी। देखिए सर, आपने ये बड़ा अच्छा बताया कि पहले चरण में ऐसा है और दूसरे चरण में ऐसा है क्योंकि जो एक डिवीज़न है स्टेट का मतलब जो बोलते हैं ना लोगों का जो नज़रिया अलग-अलग है, वो तो दिखता ही है हमको। लेकिन मेरा जी, जो सवाल आपसे बनता है, इस बारी जो आपने जैसे बताया कि इनका भाजपा वालों का जो नज़रिया थोड़ा-सा अलग रहा है। उन्होंने अपनी गेम अलग से खेली खेली है। आपको क्या लगता है ग्राउंड के ऊपर, ज़मीन पे जो चीज़ें वहाँ पर जैसे आपने ये भी बताया कि जो घुसपैठिए हैं, उनका भी काफ़ी हद तक एक गुस्सा है जी, लोगों के अंदर कि साहब जी, ये घुसपैठी ठीक नहीं है और ये नहीं है, वो नहीं है। जो भाजपा का एक नैरेटिव रहा है और ये आप ऊपर से लीडरशिप से लेकर मोदी साहब से नीचे तक सबका एक ही चीज़ वो बोल रहे हैं कि ये घुसपैठियों को हम भगाएँगे यहाँ से। जी, आपको जी। कितना लगता है ये चीज़ ज़मीन तक पहुँची है और कितना लोगों को ये चीज़ समझ में आई है कि यार अगर हमको अपना फ्यूचर, अपना जो जगह है हमको अगर बचानी है तो यही एक हमारे पास नतीजा है। आपको कितना लगता है ये अंदर तक गया है? जी। जी।
हरियाणा चुनाव में एक चीज़ देख लीजिए, फिर इस सवाल का जवाब जो है मिल जाएगा। हरियाणा चुनाव में जो फैसला हुआ वो 1% से भी कम वोटों से जी। हुआ। हुँ। यानी और झारखंड में भी इस बार ऐसा ही होने वाला है। आप जिस दिन ये चुनाव परिणाम आएँगे उस दिन अगर हम साथ बैठे या ना भी रहे तो आप इस चीज़ को देखेंगे। मात्र 1 से 1.5% बहुत मुश्किल तो 2% के अंडर में ये सारा का सारा खेल सिमट जाएगा और उसमें ही सीटों का जो असर है वो देखने को मिल जाएगा। तो हुँ। भाजपा का यही लक्ष्य है। भाजपा का ये लक्ष्य है कि पहली हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है उनको भुनाया जाए। दूसरा, जनजातीय समाज को कि हम आपके लिए एकलव्य से लेकर ये सब कुछ जितना भी काम कर रहे हैं उसको भुनाया जाए। और तीसरा, ये 0.50% से लेकर 1% वोट भी अगर बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण हमारे साइड आता है, तो वो डिसिसिव वोट बने, वो निर्णायक मत बने हमारे लिए, ये भाजपा की कोशिश है। लेकिन मेन भाजपा की जो कोशिश है, क्योंकि अभी बिरसा मुंडा की जयंती थी, जो हुँ। मोदी सरकार ने ही घोषित किया कि इसे हम जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाएँगे। फिर सराय काले खां जो चौक है उसका उसका नाम चेंज करके बदल के बिरसा मुंडा के नाम पर किया गया। जी, अब जी, इसमें जी। कुछ लोग विरोध करने वाले भी आ गए कि बिरसा मुंडा का यहाँ से क्या लेना-देना है, तो क्या उनके नाम पर क्यों है? मेरे शहर में मैं जहाँ से आता हूँ मोतिहारी में वहाँ जॉर्ज ऑरवेल के नाम पे है, उसका वहाँ से क्या लेना-देना था? या फिर तो ये जो चीज़ है लोग नहीं समझ पाते हैं एक तरह से। कई विदेशियों के नाम पे यहाँ पे है तो वो भी सारी हटा देनी दी जानी चाहिए। जी। तो ये बिरसा मुंडा की जो जयंती है, तो आप इससे समझ जाएँगे कि भाजपा सिर्फ़ झारखंड का ही लेकर नहीं चल रही है। ये अगले 1 साल तक बिरसा मुंडा का जो है ये कार्यक्रम चलता रहेगा। विभिन्न शहरों में, विभिन्न राज्यों में आपको छात्रों के बीच कॉम्पिटिशन से लेकर सारी चीज़ें जो है ये चलती रहेंगी। और जमुई से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दूसरे चरण के चुनाव से पहले ही कई नए एकलव्य स्कूलों की जो है वो घोषणा की है। जो एकलव्य स्कूल हैं, वो जनजातीय समाज के बच्चे ही उसमें पढ़ते हैं और एकलव्य के नाम पर ही इसका नाम रखा गया है। तो ये नई घोषणा की गई है और जमुई जो है मतलब समझ लीजिए वो झारखंड और बिहार के बॉर्डर वाला ही इलाका है। वो चिराग पासवान, रामविलास पासवान के प्रभाव वाला भी इलाका रहा है। तो वहाँ से वो सांसद भी रहे हैं चिराग पासवान। तो वहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये नए एकलव्य स्कूलों की घोषणा की, फिर बिरसा मुंडा का ये पूरा का पूरा कार्यक्रम जो है। अब जहाँ तक बात है कि क्या ज़मीन तक जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हमारे लिए खतरे हैं, ये ज़मीन तक ये बात पहुँच पाएगी या नहीं? तो ये देखिए इसमें जैसा कि मैंने कहा कि इसमें 2 वर्ग हो गया है और उन दोनों वर्ग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक जो मुख्य धारा से कटा हुआ है, दूसरा जो धर्मांतरित हो चुका है। हुँ, लेकिन हुँ। जो बीच का वर्ग है, उनमें फ़र्क पड़ेगा और वो गरीबों तक कितना लेके जाते हैं, इससे फ़र्क पड़ेगा। ये हाँ, क्योंकि हाँ जी, क्योंकि भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, वो हरियाणा की जीत के बाद जोश में हैं। झारखंड में भी और महाराष्ट्र में भी। जी। झारखंड में अगर चंपई सोरेन को ना लाया जाता, फिर भी भाजपा लड़ाई में होती और फिर भी भाजपा की जीत के चांस थे। लेकिन चूँकि बीजेपी का जनजातीय समाज पे पूरा जोर था, इसलिए चंपई सोरेन को काट के इधर लाया गया। तो अब क्या है कि भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं को ही इस बार जो कार्यकर्ता जोश में थे, उन्हें कहा कि आप ग्राउंड पर जाकर लोगों तक समझाइए, इस बात को रखिए। वो बहुत सारा ऐसा इलाका है झारखंड का जहाँ हिंदी भी नहीं समझते हैं। तो हुँ। और सोशल मीडिया जो है वो एक बहुत हद तक प्रभाव हो सकता है डालता हो, लेकिन उस तरह का प्रभाव नहीं इस डालता तरह है का कि वो नहीं है। हुँ। 0.50% भी जैसे मान लीजिए जहाँ महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक इन सब जैसे राज्यों की बात मान लीजिए, वहाँ ज़्यादा जागरूक लोग हैं, जी। समृद्धि ज़्यादा है या फिर इंटरनेट से लोग ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो जहाँ का ऑटो वाला भी अंग्रेजी में बात कर रहा है, इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन झारखंड में जो है यहाँ वैसा नहीं है। जैसे अभी भाजपा एक विज्ञापन लेकर आई जिसमें दिखाया गया कि घर में जो है बांग्लादेशी घुसपैठियों घुसकर घर के सारे सामान को अस्त-व्यस्त कर रहे हैं। जो घर वाला है वही बेचारा उसी के लिए उसका ही घर पराया हो गया है। उसके खिलाफ काफ़ी शिकायतें भी हुई हैं। लेकिन जी। बात ये है कि ये वीडियो जो है वो झारखंड में जो निचले पायदान पर खड़ा व्यक्ति है, जो असली वोटर तो कैसे है, पहुँचे? उस तक कैसे पहुँचेगा? तो उस तक ये वीडियो नहीं पहुँचेगा। ये वीडियो जो है वो कार्यकर्ताओं तक पहुँचाया गया और अब ये कार्यकर्ताओं को ज़िम्मेदारी दी गई कि आप जो है स्थानीय भाषा में, लोकल लैंग्वेज में जो है वो लोगों तक लेकर आप जाएँ। तो यही सबसे बड़ी चुनौती है कि कार्यकर्ता कितना मोबिलाइज़ हुआ है आपका और ये कार्यकर्ता जो क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरह की संघ की भूमिका है, वैसी झारखंड में आरएसएस की बहुत बड़ी भूमिका जो है वो नहीं है।
महाराष्ट्र में आरएसएस जो है एक हद तक प्रभाव डालेगी, लेकिन झारखंड में वही काम, झारखंड में भी आरएसएस का बहुत हद तक चल रहा है। लेकिन भाजपा के कार्यकर्ताओं पर सब कुछ निर्भर करता है कि वो कितना समझा पाते हैं लोगों को। और मैंने हम्म। जहाँ तक देखा है, जो कार्यकर्ता है वो जोश में है, बाइक रैली से लेके लोगों के घर घर जाकर समझाने तक, ये झारखंड के सारे इलाके में ये काम जो है वो चल रहे हैं। केवल रांची में ही नहीं, आप सिंहभूम, चाईबासा से ले लीजिए, जमशेदपुर ले लीजिए, ये सारे इलाके में जो कार्यकर्ता हैं वो गांव-गांव जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है इसका कुछ असर दिखेगा, और वही 1% वोट से ही झारखंड में भी या तो इधर नहीं तो उधर की शिफ्टिंग जो है वो होगी। जी। क्योंकि ये देखिए, जो आपने एक बड़ी अच्छी सी चीज बताई कि ये जो सेंट्रल लीडरशिप का एक काम है कि भैया एक वीडियो बना दिया, वो कार्यकर्ताओं को मैसेज भेजेगा और वो लोग फिर जमीन पर जाएंगे। यहाँ पर आपको जी, जी। आरएसएस का कुछ जो दिखता है कि ये जो पूरा पिछले जैसे लोकसभा चुनाव के अंदर भी एक आया था कि भाई आरएसएस ने काफी हद तक काम नहीं किया था, ये वो काफी कुछ था। और जो आदिवासी और ये जो लोग होते हैं, उनके उनके साथ आरएसएस का काफी एक वो रहता है कि भैया हम इनके साथ काम करेंगे, हम ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे। कितना असर दिखता है आपको जमीन पे? जी, जैसे मैं एक उदाहरण देके समझाना चाहूँगा। अभी यहाँ पे दिल्ली में ही आरएसएस के अंदर ही इंद्रप्रस्थ करके एक संस्था आती है, तो प्रचार विभाग में, तो उसने पत्रकार मिलन समारोह आयोजित किया था, तो उसमें तमाम पत्रकार जो हैं वो पहुँचे हुए थे। तो उन लोगों के लिए जो जिस पर उपहार की व्यवस्था की थी, वो उपहार था, वो मिट्टी के दिए थे। और वो मिट्टी के दिए किनके द्वारा बनाए गए थे? तो वो दलित और जनजातीय महिलाओं द्वारा बनाए गए थे, जो कि झुग्गियों में, बस्तियों में रहते हैं। और वो दिया गया, इसका कुछ शुल्क नहीं लिया जा रहा था, ये सिर्फ़ दिया जा रहा था कि आप देखिए, इन दियों को अपने घर में इस्तेमाल कीजिए और देखिए कितना अच्छा इन लोगों ने बनाया है। तो इससे आप समझ लीजिए कि आरएसएस का जो समाज के निचले पायदान पे लोग हैं, उनके साथ क्या कनेक्ट है और क्या जनसंपर्क है एक तरीके से। हम्म, तो हम्म, झारखंड ही नहीं, पूर्वोत्तर में भी। और आरएसएस जो है वो कभी चुनावी लक्ष्य लेकर नहीं चलता है, एक और बात जान लीजिए। आरएसएस जो है कभी वो नियर इमीडिएट वाला लक्ष्य नहीं रखता है कि हाँ, 2 महीने बाद चुनाव होंगे तो क्या करना है, 1 साल बाद होंगे तो क्या करना है। आरएसएस का जो लक्ष्य है वो हमेशा 10 साल, 20 साल, 30 साल, मतलब वो एक संगठन के रूप में ऐसा रहता है, तभी वो 100 सालों से चल भी रहा है और आगे टिका भी हुआ है और रहेगा भी। तो यही कारण है कि आरएसएस जो है, वो लोगों के साथ कनेक्ट बनाकर बहुत तरह के एक्सपेरिमेंट भी कर पाता है। जैसे इस चुनाव में इसका लाभ नहीं हुआ, ठीक है, 5 साल बाद देखेंगे, उसमें नहीं हुआ, 5 साल बाद और देखेंगे। तो आरएसएस अपने आप को इस तरीके से लेके चलता है कि 10 साल, 20 साल, 30 साल बाद भी क्या होगा, उस तरह का। तो मेरे हिसाब से जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में कहा गया, कभी संघ के पदाधिकारी जो हैं वो चुनाव प्रचार करने नहीं जाते हैं कि हाँ, भाजपा के लिए आप वोट दीजिए, ये कीजिए। वो जो संघ का जो साधारण स्वयंसेवक है, वो जाता है चुनाव प्रचार करने, और वो स्वयंसेवक इस पे निर्भर करता है कि जो भाजपा है या जो पार्टी है, वो कितना, मतलब उन स्वयंसेवकों को वो कर पाती है, खुश कर पाती है। क्योंकि इसमें देखिए कि जैसे लोकसभा चुनाव के समय गलती क्या हुई थी, जेपी नड्डा ने जो 2 बयान दिए थे, भाजपा के अध्यक्ष हैं। एक तो उन्होंने कहा कि आरएसएस को लेकर कह दिया था जी। कि, और दूसरा उन्होंने भगवा को लेकर कह दिया था। तो स्वयंसेवक जो थे इन चीज़ों को लेकर थोड़ा नाराज़ थे और वो निकले ही नहीं। और उन पर कोई दबाव भी नहीं होता है कि आप पार्टी के लिए प्रचार कीजिए या नहीं कीजिए। आप स्वयंसेवकों से अगर बात करेंगे तो ये बात आपको पता चलेगी। और ये उनके खुद के विवेक पे निर्भर करता है, उनकी खुद की सामूहिक जो निर्णय उनके होते हैं, उस पे निर्भर करता है पूरा का पूरा। लेकिन इस बार क्या है, हरियाणा में जो है वो असर दिखा। हालाँकि अब महाराष्ट्र और झारखंड में जो है बीजेपी का कैडर खुद जोश में है ज़्यादा। तो यहाँ हम्म। मुझे संघ की भूमिका महाराष्ट्र में दिख रही है, लेकिन झारखंड में जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं दिख रही है। क्योंकि झारखंड में आरएसएस का चुनावी कुछ वो है ही नहीं। झारखंड में आरएसएस का जो है वो बड़ा गोल लेके चल रही है, घुसपैठ को रोकने का हो गया। हाँ, अगर भाजपा की सरकार आ जाती है तो आरएसएस को इन गोल को, इन लक्ष्यों को अचीव करने में जो है सो कि वो आसानी होगी। और हो सकता है उन्होंने अगर 20 साल का टारगेट रखा होगा तो ये 10 साल में हो जाए, 5 हो साल जाएगा। में हो जाए। लेकिन अगर आप ये पूछें कि आरएसएस जो है उसका चुनाव में कितना रोल होगा, तो झारखंड में मैं बहुत ज़्यादा रोल नहीं देख रहा हूँ। वो इसको लेके चल रही है कि कैसे जनजातीय समाज में जो धर्मांतरण है उनको चिन्हित किया जाए, कैसे उनके बीच जो सनातन धर्म है या हिंदू धर्म है उसको नीचा दिखाने के लिए तरह-तरह की बातें की जाती हैं, उसको कैसे काउंटर किया जाए।
जनजातीय समाज के लोगों को बाज़ार से कैसे जोड़ा जाए, कैसे उनके जो उत्पाद हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा तमाम योजनाओं का लाभ मिले। क्योंकि ये जनजातीय समाज जितना करीब आएगा जो मुख्य करेक्ट। धारा के जितना करीब आएगा, उतना ज़्यादा वो जागरूक होगा। वो सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, कहाँ क्या चल रहा है, वो चीज़ देखेगा। और जितना ज़्यादा वो धर्मांतरित होगा, उतना वो मुख्य धारा से कटता चला जाएगा। और जहाँ-जहाँ डेमोग्राफ़ी बदली है, वहाँ-वहाँ समस्या आती है। मणिपुर, कश्मीर ले लीजिए, अब मणिपुर ले लीजिए। मणिपुर, क्या हाँ। मणिपुर अगर 100% मैतेई हिंदू रहते तो क्या वहाँ समस्या आती? नहीं आती। डेमोग्राफ़ी बदली तभी तो हमें आज इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। झारखंड में भी ये स्थिति कल को ना आए। आरएसएस ने मणिपुर के बाद अपने बहुत सारे राज्यों में जो नीतियाँ हैं उसको रिवाइज़ किया है। तो अब झारखंड में भी ऐसी स्थिति ना आए, इस पर आरएसएस काम कर रही है। उसका नियर चुनाव इमीडिएट ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता जोश में और वही निपटा देंगे चुनाव को। मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछूँगा, देखिए झारखंड वाला ये जो पूरा एरिया है, आपने बड़े अच्छे से बताया कि यहाँ पर काफ़ी नक्सलवाद और ये सब चीज़ें होती थी। तो ये पिछले कुछ समय के अंदर जो सरकार है उसने काफ़ी हद तक काम करके नक्सलवाद को गायब करा है वहाँ से। और यहाँ तक भी बोला है कि साहब 2026 तक टाइम है, सब लोग आप ज़रा नीचे उतर आओ। इतना झारखंड की न्यूज़ नहीं आती, लेकिन कहीं न कहीं हमको न्यूज़ आती है छत्तीसगढ़ की बार-बार, बार-बार, बार-बार। तो आपको क्या लगता है, झारखंड के लोगों को ये दिख रहा है कि साहब पहले जो हालत थी वहाँ पर, जिस तरह का नक्सलवाद होता था और ये होता था, जो लोग मतलब गाँव के लोगों को भी तो पता चलता है ना यार कि यहाँ पर गोली-गोली चलती थी पहले, लूट-मार होती थी, ये सब होता था, अब नहीं होता ये। तो ये इनको अभी इनको वहाँ पर लोगों को दिखा है और क्या उनको समझ में आया है कि साहब ये अच्छी चीज़ है? देखिए, जो लोग इन ची हिंसा, नक्सलवाद या फिर ये कह लीजिए, ये एक तरह से ये एक सामाजिक बीमारी है, नक्सलवाद जो हुआ ख़ास करके जो फैला। तो छत्तीसगढ़ में क्या है, छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की पूरी लीडरशिप को ही साफ़ कर दी थी इन्होंने। नहीं तो करेक्ट। भूपेश बघेल तो सीएम बनते ही नहीं, इनका नंबर तो चौथे, 5वें पायदान पर आता था। लेकिन हुँ, सारे बड़े नेता जो हैं, वो नक्सलियों के ही आक्रमण में मारे जाते हैं और फिर भूपेश बघेल इधर प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं, पदयात्रा करते हैं, फिर सीएम बनते हैं। तो हमेशा भाजपा ये तो लेके चलती ही है वो जो कि नक्सलवाद को वामपंथी आतंकवाद या फिर लेफ्ट विंग हाँ, टेररिज्म या लाल हुँ, आतंक को भी खुद अमित शाह कह चुके हैं। तो ये तो लोगों को पता है कि जो नक्सलवाद है इसके खिलाफ भाजपा जो है वो ज़्यादा कड़ी कार्रवाई कर सकती है। लेकिन हुँ। इन्हीं नक्सलियों में जो है सो कि कुछ पार्टियों के वोट बैंक भी हैं और उन नक्सलियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो पहले क्या होता था पर्चे बाँटे जाते थे। वो पर्चे जी, जाते थे पहले किन्हें वोट देना है, किन्हें नहीं। वहाँ दरबार लगता था, उस दरबार में जो गद्दार हैं, उनको घोषित करके ये हैं, उनको या तो गाँव से निकाला जाता था, नहीं तो डेड बॉडी ही मिलती थी। तो ऐसी घटनाएँ झारखंड ही क्या, मैं बिहार से आता हूँ, वहाँ भी काफ़ी आम थी इस तरह की जी, घटनाएँ जी, वहाँ जी, पर। जी, जी। रात के समय अगर किसी गीदड़ ने बोल दिया, तब भी लोग डर जाते थे क्योंकि ये नक्सलियों का भी आपस में कम्युनिकेशन का एक तरीका होता था। हुँ, बिहार में चूँकि वो शहरी क्षेत्र ज़्यादा काफ़ी हैं मतलब और झारखंड से थोड़ा नेचुरल रिसोर्सेज़ में ज़्यादा रिच था और वहाँ पे ग्रामीण इलाके जो हैं वो ज़्यादा हैं। तो हुँ, बिहार के लोग जो हैं वो राजनीतिक रूप से काफ़ी जागरूक हैं। झारखंड और बिहार में अंतर ये है कि बिहार में एक बच्चा जो पेट में है वो भी आपको बता देगा कि लालू और नीतीश कौन है और उनमें क्या अंतर है, क्या है, कैसे है। जन्म लेना तो दूर की बात है। झारखंड जो है राजनीतिक रूप से उतना जागरूक राज्य नहीं रहा। नहीं, हुँ, लेकिन आज छत्तीसगढ़ की तरह ही जैसे आप देखिए छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत का आकलन कोई नहीं कर रहा था। फिर भी छत्तीसगढ़ में जो है भाजपा ने जीता और सरकार बनाया और हुँ, हुँ, नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई में तेज़ी आ रही है। तो लोगों को ये भरोसा दिलाने में भाजपा लगभग कामयाब रही है कि जो डबल इंजन की सरकार होगी, वो नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई जो है वो कार्रवाई करें। ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो करेगी। अब नक्सलियों का प्रभाव पहले जैसा नहीं रहा। नक्सलियों के झारखंड में भी चाहे सरकार किसी की भी आ जाए, हेमंत सोरेन भी दोबारा आ जाएँ, लेकिन रघुवर दास के 5 सालों में भी कम से कम नक्सलियों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई हुई है। और जैसे-जैसे वामपंथ का जो बुद्धिजीवियों वाला किला ढहता जा रहा है, केरल ले लीजिए, त्रिपुरा ले लीजिए, जेएनयू ले लीजिए या फिर और भी इलाके वैसे-वैसे इनको पोषण देने वाले, इनको फंडिंग देने वाले वो भी ढहते जा रहे हैं। नहीं तो पहले तो हुँ, चीन से नेपाल के माध्यम से हथियारों की सप्लाई थी उनकी।
तो भारत-नेपाल सीमा पर भी शक्ति बढ़ाई गई है जो आंतरिक सुरक्षा के लिए, उसका भी असर वहाँ पर हुआ है। तो ये सारे फैक्टर अगर आप लेके चलेंगे तो आज अभी की तारीख में नक्सली इतने शक्तिशाली नहीं हैं कि वो पर्चा लेकर दे दें और पूरा का पूरा गाँव उनको ही वोट कर दें। अब जो है मतदाता उनसे उनसे स्वतंत्र है और ये चीज़ भी इस चीज़ को भी मैं भाजपा के खाते में ही जाता हुआ देख रहा हूँ, उसके फ़ायदे के लिए ही देख रहा हूँ एक तरीके से। बढ़िया। आपने थैंक यू सो मच। आपने पूरा मतलब पूरा एक समझाया हमको ऊपर से नीचे तक क्या सिचुएशन है। आपका आभारी हूँ। मैं आपसे दोबारा कनेक्ट करूँगा नमस्कार। इलेक्शन के बाद। ज़रूर, जो ज़रूर। रिजल्ट आए हैं उसके बाद कनेक्ट करेंगे और देखेंगे उसको थोड़ा-सा एनालाइज़ करके देखेंगे कि भई तोड़ तोड़ क्या है और किस जगह का क्या कुछ बाहर निकला है। बट तब तक थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। जी, नमस्कार और धन्यवाद बुलाने के लिए। थैंक यू जी।